तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ग्रंथियों तथा हार्मोन्स के प्रकारों को बताऊंगी और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो ध्यान से आप सभी समझना। विद्यार्थियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है विभिन्न प्रकार के तंत्रों से यह कार्य करता है। उसमें मेन बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र कौन सा है? वह ग्रंथि तंत्र है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अस्थि तंत्र देखा होगा, समझा होगा, पाचन तंत्र समझा होगा, उनके सहायक तंत्र समझे होंगे। ये सब समझते चले आ रहे हैं। आज आप समझेंगे ग्रंथि तंत्र को समझेंगे। तो ध्यान से समझना विद्यार्थियों। यह तंत्र विशेष प्रकार के स्राव स्रावित करता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों हेतु यानी यह अनेक प्रकार के कार्यों को जो है करता है और शरीर में उसकी गतिविधियों को विकसित करना, संचालित करना और उसको संतुलित रखना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है इसमें। और विद्यार्थियों, ग्रंथ का मतलब एक अर्थ यह भी होता है गांठ भी होता है। और यह भी ध्यान दें, ये जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों की योग की भाषा में इसी को चक्र कहा गया है। ग्लैंड को ही चक्र कहा गया है। यह भी ध्यान रखना विद्यार्थियों। मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अब आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। विद्यार्थियों, मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। वे कौन सी? नलिका युक्त और नलिका मुक्त। 2 प्रकार से कौन कौन सी? नलिका युक्त और नलिका मुक्त। विद्यार्थियों, नलिका युक्त ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जिनका स्राव नलिकाओं के माध्यम से रक्त में पहुंचता है। अब यह क्वेश्चन बन सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नलिका युक्त नलिका मुक्त कौन सी है। यानी जो नलिका युक्त हो और जो नलिका मुक्त हो। ठीक। और नलिका युक्त को समझते हैं कि वे ग्रंथियां जिनका स्राव नलिकाओं के माध्यम से रक्त में पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? नलिकाओं से रक्त के माध्यम में पहुंचाया जाता है। और इसमें प्रमुख कौन सी हैं ग्रंथियां? कौन सी हैं? अभी आप नोट कर सकते हैं। पीनियल, पिट्यूटरी, आउट, पराउट यानी थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, जनन ग्रंथियां, अग्नाशय। ठीक। अब ग्रंथियां, इसमें ग्रंथियां आप लिख सकते हैं, यानी ग्रंथि पीछे लगा सकते हैं। और विद्यार्थियों, नलिका विहीन ग्रंथियां को समझें। नलिका विहीन ग्रंथियां यानी नलिका मुक्त ग्रंथियां। इसको मुक्त मतलब विहीन। विद्यार्थियों, ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नलिका युक्त अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और नलिका विहीन ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। जैसे ध्यान दें, लार ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां। यकृत आदि लार ग्रंथियों पर पिछले जो है अपने पाचन तंत्र में बता रखा है विद्यार्थियों। और ये जैसे अश्रु ग्रंथियां, यानी आप इसको नोट कर लें, लार ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, यकृत आदि जो होती हैं ये जो है नलिका विहीन ग्रंथियों में आती हैं। ये आप नोट करें विद्यार्थियों। अब आपके दिमाग में आया होगा कि फिर कार्य कैसे करती हैं। तो पता है, इन ग्रंथियों के चारों ओर घने छायादार वृक्ष की भांति रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है और इन्हीं के माध्यम से इनके स्राव सीधे रक्त में पहुंच जाते हैं। ठीक। और यही से स्राव रक्त परिसंचरण के माध्यम से अंग विशेष में जाकर अपना कार्य करते हैं जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। यानी लार ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ और यकृत वगैरह इस प्रकार से कार्य करते हैं। अब चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। या भी आप ये समझते होंगे कि ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को हार्मोन कहते हैं विद्यार्थियों। और इन्हें रासायनिक नियामक भी आप कह सकते हैं। ठीक। या भी आप अगर आपके सामने लिखा रहेगा तो ये हार्मोन को ही समझना, यानी रासायनिक नियामक। ठीक। विद्यार्थियों, हार्मोन रासायनिक रूप से, अब ध्यान दें यहाँ पर, हार्मोन रासायनिक रूप से पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स, अमीनो अम्ल रासायनिक रूप के व्युत्पन्न होते हैं। यानी हार्मोन रासायनिक रूप से पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स, अमीन्स एवं अमीनो अम्ल
कि व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स। अब चलिए आगे से ये आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्मोन रासायनिक रूप से पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स, अमीन्स और अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं हार्मोन्स, ठीक। विद्यार्थियों, हार्मोन्स की विशेषता को आप समझते चलें, समझ लें पहले। ये अल्प मात्रा में ही स्रावित होते हैं। हार्मोन्स की विशेषता क्या है, ध्यान दें, ये अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। दूसरी विशेषता, हार्मोन्स का संश्लेषण एवं संग्रहण अपनी ही ग्रंथियों में होता है। पहली विशेषता यह है हार्मोन्स की, ये अल्प मात्रा में ही स्रावित होते हैं। और दूसरी विशेषता है कि हार्मोन का संश्लेषण एवं संग्रहण अपनी ही ग्रंथियों में होता है। और तीसरी विशेषता है कि हार्मोन नियमन का कार्य करते हैं, यानी नियंत्रण करते हैं, यानी नियंत्रण या संयमित रखते हैं। हार्मोन नियमन का कार्य करते हैं, क्रिया के तुरंत बाद इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। क्रिया के तुरंत बाद, चौथी विशेषता है, क्रिया के तुरंत बाद इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। विद्यार्थियों, संश्लेषण का अर्थ निकल कर आया है बनाना, और ये जो है नियमन का अर्थ मैंने बताया ही, नियमन का अर्थ है नियंत्रण या संयमित, ठीक। अब आगे समझ, जहाँ भी मैं नियमन वर्ड बोलूँगी तो आप ये समझ लेना कि नियंत्रण या संयमित है, आप इसको नियंत्रण कहें या संयमित कहें, और संश्लेषण मतलब बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तथा जो है एक समझने के लिए समझ लें, जैसे कि क्रिया के तुरंत बाद इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, और उसके बाद, लेकिन जैसे अपवाद रूप में बताया गया है, लेकिन यह क्लियर करके नहीं निकल गया है कि स्वरूप मतलब अपवाद स्वरूप पश्चपीयूष हार्मोन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस तथा संग्रह पश्चपीयूष ग्रंथ में होता है, लेकिन यह क्लियर नहीं है, केवल समझ लें बस। और विशेषता आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को, मेन पॉइंटों को विद्यार्थियों नोट जरूर कर लेना है। और मैंने भी यहाँ पर मेन पॉइंटों को रखा है जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप पीयूष ग्रंथ को समझें, और इस वीडियो में भी विद्यार्थियों इस पीयूष ग्रंथ में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स स्रावित होते हैं और इसके कार्य भी बहुत अधिक कार्य हैं। तो इस वीडियो में मैं पीयूष ग्रंथ के विषय में बताऊंगी मुख्य पॉइंटों को, और अगले जो वीडियो में जो दूसरे ग्रंथियां हैं जैसे कि पीनियल, आवट, परावट, थाइमस, एड्रिनल, जनन, अग्नाशय, ये सब दूसरे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पीयूष ग्रंथ को आप बारीकी से ध्यान समझना, देखना कितना यह महत्वपूर्ण है। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको भी कहते हैं इंग्लिश में विद्यार्थियों, इसको हाइपोथायराइसिस सेरेब्री भी कह सकते हैं, आप ग्रंथि भी कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथ और पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को हाइपोथायराइसिस सेरेब्री ग्रंथि भी कह सकते हैं, ठीक। और इसकी स्थिति नोट कर लें, कपाल फर्श पर सेलार्टिका में स्थित होती है। कपाल फर्श पर सेलार्टिका में स्थित होती है, यानी इसकी जो स्थिति यहाँ ये कहाँ पर होती है, इसकी स्थिति नोट कर लें कि कपाल फर्श जो है वहाँ पर सेलार्टिका में स्थित रहती है। और इसका आकार यह नोट कर लें, सेम के बीज जैसा, इसका आकार सेम के बीज जैसा, और इसकी आंतरिक संरचना बहुत ही जटिल होती है। लंबाई इसकी 12 मिमी, चौड़ाई 10 मिलीमीटर और तथा मोटाई 6 मिलीमीटर, वजन 570 मिलीग्राम, और इसको मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, यानी मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। इसका कारण क्या है मास्टर ग्लैंड के कहने का, तो यह स्वयं शारीरिक क्रियाओं के बावजूद, यह स्वयं तो कार्य करती है लेकिन कुछ अंततः स्रावी ग्रंथियों का नियमन भी करती है। यानी क्या बताया था नियमन का, मैंने अर्थ क्या बताया था आपको, मतलब नियंत्रण या संयमित भी करती है। देखो, इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, कपाल फर्श पर सेलार्टिका में स्थित होती है इसकी, यानी है यह, और आकार सेम के बीज जैसा होता है, आंतरिक संरचना जटिल होती है, और लंबाई, अब विद्यार्थियों इसका कहने का यह मतलब है आंतरिक संरचना जटिल होती है यानी कठिन होती है। लेकिन अब हम सब योग के विद्यार्थी हैं ना, तो मेन पॉइंटों को आप नोट करें, इसके अंदर ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीप जाने का मतलब यह है फिर बहुत ज़्यादा जो है पढ़ना पड़ेगा, जो कि डीप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी
डीप से क्वेश्चन वही आएंगे जो नीट निकालने वाले बच्चे हैं, और यह वीडियो नीट निकालने के लिए भी आवश्यक होगा। लेकिन जैसे नीट निकाल रहे हैं या डॉक्टरी पेशा में है, उनको जटिल चीज़ें पढ़नी होंगी, यानी कठिन और अंदर जाकर पढ़ना होगा। चलिए आगे समझते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना जटिल और लंबाई 12 मिमी, चौड़ाई 10 मिमी और तथा मोटाई 6 मिमी, वजन 570 यानी 570 मिलीग्राम। और यह इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं। मास्टर ग्रंथ कहने का कारण यह है, यानी रीजन यह है कि यह स्वयं शारीरिक क्रियाओं के बावजूद कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन भी यह करती है। यानी विद्यार्थियों थोड़ा और समझ लें कि यह जो पीयूष ग्रंथ है शरीर में हार्मोन के संतुलन को बनाए रखती है। यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता का नियमन करती है। इसी कारण से इसे आर्केस्ट्रा कहा जाता है, जो यह नियंत्रित रखती है। और साथ ही हाइपोथैलेमस के अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा की रानी भी कह सकते हैं। या विद्यार्थियों समझने के लिए बताया आपको, आप इतना ही पॉइंटों में नोट करें। विद्यार्थियों अब इसकी थोड़ा सा संरचना को समझ लें। पीयूष ग्रंथ के प्रमुख 3 भाग हैं, अग्रपीयूष, मध्यपिंड और पश्चपीयूष, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। यह नोट कर सकते हैं, अग्रपीयूष, मध्यपिंड और पश्चपीयूष। अब अग्रपीयूष के विषय में ज़्यादा आप ध्यान से समझना। मध्यपिंड और पश्चपीयूष में भी कुछ स्राव हैं, वो आप नोट कर लेना, लेकिन इसके कार्य बहुत ज़्यादा हैं अग्रपीयूष के, यानी फ्रंट पीयूष के। तो देखो, अग्रपीयूष सबसे बड़ा पिंड है, इसको सबसे बड़ा पिंड कहा गया है और है भी, और इसके कार्य भी बहुत ज़्यादा हैं। विद्यार्थियों यह इसकी कोशिका अंडाकार अथवा बहुभुजीय है और यह भिन्न भिन्न हार्मोन्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्राव करता है यह। और इस अग्रपीयूष मुख्यतः 3 प्रकार की है। अब अग्रपीयूष ये हुआ पीयूष ग्रंथि के प्रमुख भाग, अग्र, मध्य और पश्च। अब आप अग्रपीयूष को समझ रहे हैं, या ध्यान रखना नहीं कंफ्यूज हो जाएं। देखो सबसे पहले तो आप यह समझ लें, सबसे बड़ा पिंड है यह, और कोशिका इसकी अंडाकार अथवा बहुभुजीय है और भिन्न भिन्न हार्मोन स्राव करता है। ठीक, अब इतना आपके समझ में आ गया। अब अग्रपीयूष के मुख्य 3 प्रकार हैं। अब अग्रपीयूष के मुख्य 3 प्रकार की इसकी 3 प्रकार की कोशिकाएं, यहाँ कोशिका के विषय में आप जान रहे हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, वे कौन कौन सी? एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक। अब चलिए इसके एसिडोफिलिक के विषय में थोड़ा समझ लें मेन पॉइंटों को, कि ये कोशिकाएं अम्लीय रंग द्वारा अभिरंजित रहती हैं। यानी अम्लीय रंग द्वारा अभिरंजित का अर्थ आप यहाँ भी समझ सकते हैं, धब्बा यानी कलर उस पर चढ़ा होना। तो ये कोशिकाएं अम्लीय रंग द्वारा अभिरंजित रहती हैं और इनके द्वारा सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स तथा प्रोक्टेलिन यानी STH का स्राव होता है। इसके द्वारा एसिडोफिलिक कोशिका जो है यह अम्लीय रंग द्वारा अभिरंजित रहती है और इसके द्वारा स्राव कौन सा होता है, हार्मोन्स कौन सा स्राव होता है? तो वो सोमेटोट्रोफिक हार्मोन तथा प्रोक्टेलिन हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी STH। ठीक, अब बेसोफिलिक कोशिका को समझते हैं। यह क्षारीय रंग द्वारा अभिरंजित रहती है। इसमें अम्लीय रंग था एसिडो में, और बेसो में यह क्षारीय रंग द्वारा अभिरंजित रहती है। इसके द्वारा थायराइड, ध्यान देना यहाँ पर, इसके द्वारा जो स्राव होता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग यानी THS। देखो बेसोफिलिक जो है कोशिका यह क्षारीय रंग द्वारा अभिरंजित रहती है और इसके द्वारा ध्यान दें यहाँ पर थायराइड स्टिम्युलेटिंग और ल्यूटिमाइनिंग हार्मोन्स और फैलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी FSH।
देखो दोबारा समझ लो, बेसोफिलिक कोशिका के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी THS, दूसरा ल्यूटिमाइनिंग हार्मोन्स एवं फैलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH का स्राव होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिलिक कोशिका को समझते हैं। ये कोशिकाएं किसी भी रंग से अभिरंजित नहीं रहती, यह ध्यान दें। यह कोशिकाएं किसी भी रंग से अभिरंजित नहीं रहती हैं, ये प्रायः उदासीन रहती हैं। इनके द्वारा, अब ध्यान दें, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, स्राव होता है? इनके द्वारा एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स यानी ACTH तथा कार्टेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ACSH का स्राव होता है। इन हार्मोन्सों को आप ध्यान रखना, इसी को याद करना विद्यार्थियों, इसको याद करना पड़ेगा, तब ध्यान में रहेगा। तो एसिडोफिलिक से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? सेमेटोट्रोफिक और प्रेक्टोलेनिन, और बेसोफिलिक से थायराइड स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिमाइनिंग हार्मोन्स एवं फैलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और न्यूट्रो से ये होते हैं हार्मोन्स एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक और कार्टेक्स स्टिमुलेटिंग। ठीक, ध्यान रखना आप विद्यार्थियों, इसको देख कर ठीक से समझना। विद्यार्थियों अब हम ये आपने कोशिकाओं के विषय में समझ लिया, अब इन कोशिकाओं से जो स्राव थे वो समझ लिया। अब आप इनमें से जो ये पीयूष ग्रंथ से जो स्राव होते हैं उनको समझें। लेकिन अग्र पीयूष से है अग्र पीयूष से जो स्राव, आप इसको पीयूष ग्रंथ से भी पूछा जाएगा तब भी सही रहेगा। अगर अग्र पीयूष से पूछा जाएगा, मतलब थोड़ा सा डीप चले गए, तो अग्र पीयूष से पूछा जाएगा तो भी सही रहेगा, ध्यान से समझना। लेकिन आप पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथ को ही समझ रहे हैं यहाँ पर। विद्यार्थियों सबसे पहला वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स। विद्यार्थियों इस तरह आपका आइडिया लग गया होगा ना कि पिट्यूटरी ग्रंथ से कितने ज़्यादा जो है हार्मोन स्राव होते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स, इसका कार्य क्या है? यानी कि यह वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण, वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण। अब संश्लेषण का अर्थ क्या मैंने बताया था? बनाना। ठीक, वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण एडेनोहाइपोसाइसिस के द्वारा किया जाता है। यह हार्मोन्स यानी इसको आप वृद्धि हार्मोन्स भी कह सकते हैं, वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स, ठीक, का संश्लेषण हाइपोफाइसिस के द्वारा किया जाता है। अब जब ये होता है तो इसका कार्य क्या होता है? देखो ध्यान दो, इसके कार्य हैं जैसे कि अस्थियां, मांसपेशियां तथा अन्य अंगों में वृद्धि। अस्थियां, मांसपेशियां तथा अन्य अंगों में वृद्धि होती है इस हार्मोन्स के द्वारा। लेकिन असंतुलित होने पर, अब देखो इसी वक्त यह भी नोट करते चलें, असंतुलित होने पर यानी अधिक स्राव से, अब ध्यान दें, असंतुलित होने से अधिक स्राव से शारीरिक अंगों का बढ़ना यानी अधिक बढ़ जाता है, और कम स्राव से बौना हो जाना। अधिक स्राव से शारीरिक अंगों का ज़्यादा विकास हो जाना यानी 7 से 8 फीट तक लंबा हो जाना, और इसमें अस्थियां मोटी तथा बेशक हो जाती हैं जब ज़्यादा स्राव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की आधारीय चयापचयी दर बढ़ जाती है और पसीने की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। विद्यार्थियों और जैसा कम स्राव से बौना ही होना, आपने देखा होगा अपने आसपास किसी को बहुत ज़्यादा लंबा देखा होगा या बहुत कम देखा होगा, तो ये इसी के द्वारा होता है। लेकिन परीक्षा में अगर पूछा जाता तो ज़्यादातर लोग थायराइड का समझ लेते हैं, यानी जो थायराइड ग्लैंड से स्राव होता है, इसी कारण गलत होता है। आपको पीयूष का ही लगाना है यानी पिट्यूटरी का लगाना है, टिक करना है इसमें। विद्यार्थियों बीमारी आप नोट कर लें, इससे बीमारी कौन सी होती है? ग्लाइकोसूरिया एवं हाइपरग्लाइसेमिया नामक बीमारी होती है, या वृद्धि हार्मोन्स यानी अधिक स्राव से होता है। और अस्थियां, मांसपेशियां, ऊतकों का समुचित विकास नहीं होता है, किसके द्वारा? कम स्राव के द्वारा। ये था वृद्धि हार्मोन यानी अधिक स्राव से ग्लाइकोसीरिया एवं हाइपरग्लाइसेमिया। इसके कारण विद्यार्थियों
अंग, जैसे कि जब ये बीमारी हो जाती है तो जैसे कपाल, जबड़ा या ऊर्ध्व शाखाएं लंबाई यानी लंबाई बढ़ जाती है इनकी। आपने देखा होगा, अगर ध्यान देना तो आपके समझ में आ जाएगा। और ऐसी स्थिति को एक्रोमिगैली स्थिति कहते हैं, यानी एक्रोमिगैली कहते हैं ऐसी स्थिति को, ठीक। और यह वृद्धि हार्मोन के कारण होता है। अब कम स्राव के कारण समझें, यानी अधिक स्राव से। और कम स्राव के कारण अस्थियों, मांसपेशियों, ऊतकों का समुचित विकास नहीं होता है कम स्राव के कारण, और यौन संबंधी उत्साह का अभाव रहता है, और प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। जब प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं होंगे तो जो है यौन संबंधी उत्साह का अभाव भी हो जाता है, यही एक रीजन बनता है। अब आगे समझते हैं थायराइड स्टिम्युलेटिंग, इसी का दूसरा हार्मोन समझते हैं, यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, यानी इसको शॉर्ट में आप TSH नोट कर लें। इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है? इसका संश्लेषण एडेनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। इसका संश्लेषण एडेनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। किसका? स्टिम्युलेटिंग का, ठीक। और इसके द्वारा थायराइड ग्रंथि का विकास होता है। इसके द्वारा क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का विकास होता है और क्रिया प्रभावित होती है, यानी इसके द्वारा, इस हार्मोन्स के द्वारा ही थायराइड ग्रंथि का विकास होता है और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। और इसके यानी थायराइड ग्रंथि से फिर थायरोक्सिन तथा ट्राईआइडोथायरोनिन का स्राव होता है, और यह फिर पोषण में सहायक होती हैं। यानी विद्यार्थियों, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, इसका संश्लेषण एडेनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है और इसके द्वारा थायराइड ग्रंथि का विकास होता है। ध्यान दें, थायराइड ग्रंथि का विकास होता है किसके द्वारा? स्टिम्युलेटिंग के द्वारा, और इसके कारण क्रियाएं प्रभावित होती हैं। और इससे फिर थायरोक्सिन, यानी किससे? थायराइड ग्रंथि से। तो ये थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन तथा ट्राईआइडोथायरोनिन का स्राव होता है हार्मोन्स, और पोषण में सहायक होता है, ठीक। यह आप समझ लें। और तीसरे नंबर का हार्मोन समझते हैं, अग्रभाग से ही, पीयूष ग्रंथि से ही, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन से। इसका स्राव पीयूष ग्रंथि के क्रोमोफोब कोशिका द्वारा ये स्टीराइड की श्रेणी में आते हैं और एड्रिनल के कॉर्टेक्स को उत्तेजित करते हैं। देखो, तीसरे नंबर का हार्मोन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन से, और इसका स्राव कहाँ से? जैसे मैंने बताया अभी, पीयूष ग्रंथि से तो होता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के क्रोमोफोब कोशिका के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि के क्रोमोफोब कोशिका के द्वारा होता है, और ये स्टीराइड की श्रेणी में आते हैं। फिर ये स्टीराइड की श्रेणी में आते हैं, और ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स को उत्तेजित करते हैं, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा स्टीराइड का सांद्रण बढ़ जाता है। ये हार्मोन क्या करते हैं? यानी एड्रिनल के कॉर्टेक्स को उत्तेजित करते हैं, तो फिर क्या होता है? जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा स्टीराइड का सांद्रण बढ़ जाता है। विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का हार्मोन समझते हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, यानी GTH। GTH, इसको शॉर्ट में आप नोट कर लें। विद्यार्थियों, यह हार्मोन अग्रपीयूष द्वारा स्रावित होता है, जैसा कि मैं बता ही रही हूँ अग्रपीयूष का, और ज्ञानेंद्रियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह हार्मोन किसके वृद्धि के लिए? ज्ञानेंद्रियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और यह भी एक बात निकल कर आई है, आप मस्तिष्क वाला यानी ब्रेन वाला वीडियो आप देखना तो आपके समझ में आ जाएगा ज्ञानेंद्रियों की वृद्धि किस प्रकार से होती है, कहाँ से होती है। देखो, ज्ञानेंद्रियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और ये 2 प्रकार से है। ये 2 प्रकार के कौन से हैं? ये एक हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, दूसरा है ल्यूटिनाइज हार्मोन। पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, दूसरा है
ल्यूटिनाइजिंग यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। और इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का को FSH यानी शॉर्ट में आप इसको नोट कर लें। अब इसके विषय में मैं थोड़ा सा अभी आगे बताऊंगी। तो ये इन हार्मोन्सों के द्वारा स्त्रियों तथा ये हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं, स्त्रियों तथा पुरुषों में पाए जाते हैं। और इनके द्वारा जो कार्य होता है या मेन इंपॉर्टेंट कार्य को समझ लें, क्योंकि कार्य को समझेंगे तो आपको फट से दिमाग में बैठ जाएगा कि ये जो हार्मोन्स हैं यानी स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कार्य किस प्रकार करते हैं, आखिर क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले आप स्टिमुलेटिंग को समझें। यह स्त्रियों में अंडाशय में अंडजन का नियमन करता है। अब नियमन का अर्थ है क्या हुआ, संयमित करता है, नियंत्रण करता है। स्त्रियों में अंडाशय में अंडजन का नियमन, इसके द्वारा ग्राफियन पुटिका की वृद्धि, इसके द्वारा ग्राफियन पुटिका की वृद्धि होती है, यानी तथा विकास होता है, वृद्धि तथा विकास, आप इसको समझ लें। फिर ग्राफियन पुटिका से, ध्यान दें यहाँ पर, ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे प्रजनन अंगों तथा लैंगिक लक्षणों का नियमन होता है, जिससे प्रजनन अंगों तथा लैंगिक लक्षणों का नियमन होता है। और पुरुषों में यह हार्मोन्स शुक्रजन का नियमन करता है। पुरुषों में यह हार्मोन शुक्रजन का नियमन करता है, जिससे विद्यार्थियों शुक्राणु बनते हैं, ठीक। देखो, FS यानी फाजिकल स्टिमुलेटिंग से हार्मोन से क्या होता है, स्त्रियों में अंडाशय में अंडजन का नियमन, इसके द्वारा अब इसके द्वारा ग्राफियन पुटिका की वृद्धि होती है। फिर ग्राफियन पुटिका से इंड्रोजन स्रावित होता है, यानी इंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अब इंड्रोजन से जिससे प्रजनन अंगों तथा लैंगिक लक्षणों का नियमन होता है। पुरुषों में यह हार्मोन शुक्रजन का नियमन करता है, जिससे शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को समझें, जो कि गोनोडोट्रॉफिक हार्मोन्स के अंतर्गत ही हैं। जनन क्रिया का नियमन स्त्रियों में यानी यह जनन क्रिया का नियमन करता है। फिर स्त्रियों में कार्पस ल्यूटिनियम को प्रभावित करता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जनन क्रिया का नियमन करता है। स्त्रियों में कार्पस ल्यूटिनियम को प्रभावित करता है यह, और कार्पस ल्यूटिनियम से ही, अब ध्यान दें यहाँ पर, कार्पस ल्यूटिनियम से ही प्रोस्टेटोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो सामर्थ्यता के विकास के लिए आवश्यक होता है। विद्यार्थियों, अब लैक्टोट्रोफिक हार्मोन को समझते हैं। यह शिशु जन्म के पश्चात माता में दुग्ध निर्माण करता है। लैक्टोट्रोफिक हार्मोन्स का कार्य क्या है, शिशु जन्म के पश्चात माता में दुग्ध का निर्माण करता है, ठीक। अब हम समझेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी LH। यह विद्यार्थियों पुरुष के विसरण को प्रभावित करता है। इस हार्मोन्स को विद्यार्थियों इंटरस्टिथियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरस्टिथियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहा जाता है, यानी शॉर्ट में इसको ICSH नोट कर लें, इसको कहा जाता है। यह हार्मोन विसरण की लैंडिंग कोशिका द्वारा एंड्रोजन नामक स्राव करता है, जो पुरुषों में सहायक प्रजनन अंगों तथा लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। देखो विद्यार्थियों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से पुरुष के विसरण को प्रभावित करता है। इसको इंटरस्टिथियल सेल द्वारा कौन सी कोशिका, इंटरस्टिथियल सेल द्वारा सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी
ICSH, ध्यान दें, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा, यानी इसको कहा जाता है यह हार्मोन विसरण की लैंडिंग कोशिका द्वारा, कहाँ से, विसरण की लैंडिंग कोशिका द्वारा एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव यह करता है, जो पुरुषों में सहायक प्रजनन अंगों तथा लैंगिक लक्षणों का यह नियमन करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लें। देखो इसमें जो है अग्रपीयूष में कितने हार्मोन्स बनते हैं, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, और फिर इसके अंतर्गत 2 हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। अब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन में उसके 2 जैसे हार्मोन, 2 और हार्मोन्स हैं उसके अंदर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक, फिर 5वां है ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन्स, और छठा है लैक्टोट्रोफिक हार्मोन्स, यानी 6 प्रकार के मुख्य हार्मोन्स है, उसके अंदर भी कार्य मैंने जो है हार्मोन्स मैंने आपको बता रखा है, और ध्यान से समझना। अब आगे हम समझें मध्यपिंड। मध्यपिंड यानी जो मैंने पहले बता रखा था कि जो है पीयूष ग्रंथ के 3 प्रमुख भाग हैं, अग्रपीयूष को आपने समझ लिया, अब मध्यपिंड को आप समझेंगे। पीयूष ग्रंथ का यह मध्य भाग है, एंडोमोमायोफाइसिस के नाम से यह जाना जाता है। इसका आकार छोटा होता है विद्यार्थियों, जो पीयूष के अग्रपश्च के बीच स्थित रहता है। इस पिंड की कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन स्राव होता है, तो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव होता है, और इसका कार्य क्या है, ये त्वचा में स्थित मेलानोफोर्स के रंग वर्णों की गतिविधियों का नियमन करता है। ठीक, इसका मध्यपिंड का कितना कार्य है, यानी कि यह दोबारा समझ लें। देखो पीयूष ग्रंथ का मध्य भाग एडिमोफाइसिस के नाम से यह जाना जाता है। इसका आकार छोटा होता है, मध्य पिंड सबसे बड़ा पिंड है ना, अरे सॉरी वो अग्रपिंड सबसे बड़ा पिंड है पीयूष ग्रंथ का, और ये मध्य पिंड आप समझ रहे हैं, जो पीयूष के अग्रपश्च के बीच स्थित रहता है। इस पिंड की कोशिका के द्वारा ध्यान दें, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव होता है, और इसका फिर उस स्राव का कार्य क्या है, ये त्वचा में स्थित है मेलानोफोर्स के रंग वर्णों की गतिविधियों का नियमन करते हैं। ठीक, अब चलिए समझते हैं पश्च पीयूष ग्रंथ, यानी जो 2 प्रकार थे, अग्र और मध्य और पश्च, तो आप पश्च सबको समझेंगे। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स मेन स्राव हैं, उनको आप समझ लें। देखो इसे न्यूरोहाइपोथेसिस भी कहते हैं, कहीं अगर आप न्यूरोहाइपोथेसिस को देखें तो यह समझना कि पश्च पीयूष के बात चल रही है, या मतलब वही है। इसकी रचना तंत्रिकीय ऊतकों द्वारा होती है। इसकी रचना किससे होती है, तंत्रिकीय ऊतकों द्वारा होती है। इसमें पिट्यूटोसाइट्स नामक कोशिका एवं न्यूरोसेक्रेटरी केंद्र न्यूरॉन्स के अक्ष स्थित होते हैं। इसमें पिट्यूटोसाइट्स नामक कोशिका एवं न्यूरोसेक्रेटरी केंद्र न्यूरॉन्स के अक्ष स्थित होते हैं, और पश्च पीयूष से किसी भी प्रकार का हार्मोन का स्राव नहीं होता है, वरन यह ध्यान दें, वरन इसमें हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन्स का संग्रह तथा मुक्ति होती है, यानी संग्रह करता है उसके बाद रिलीज भी करता है उसको। इसमें हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम द्वारा हार्मोन्स लाए जाते हैं। ये हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, या ध्यान दें, हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन्स का संग्रह या करता है और इसकी मुक्ति होती है, यानी पश्च पीयूष में किसी भी प्रकार की जो है हार्मोन्स नहीं स्रावित होता है, लेकिन कार्य तो करता है ना, और किसके द्वारा कार्य करता है वह ध्यान दें, मुख्य पॉइंटों को आप नोट करेंगे। इसमें हाइपोसाइलिस पोर्टल सिस्टम द्वारा हार्मोन्स लाए जाते हैं। किसके द्वारा हार्मोन्स लाए जाते हैं, हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम द्वारा हार्मोन्स लाए जाते हैं। ये हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, वेसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन। अब ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो हार्मोन्स लाए जाते हैं हाइपोसाइलिस पोर्टल सिस्टम द्वारा, तो ये जो 2 प्रकार के हार्मोन्स हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये मुख्य हैं और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान देना। वेसोप्रेसिन डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। वेसोप्रेसिन
को एक्टिडायूरेटिक हार्मोन भी इसे कह सकते हैं, वेसोप्रेसिन को। ये विद्यार्थियों पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के होते हैं ये हार्मोन से, और इनका मुख्य कार्य है रक्तचाप को बढ़ाना तथा सोडियम आयन के टिटेशन करना। इसका मुख्य कार्य है रक्तचाप को बढ़ाना तथा सोडियम आयन का रिटेशन करना। ये रिटेशन है, रिटेशन। इसका मुख्य कार्य रक्तचाप को बढ़ाना तथा सोडियम आयन के रिटेशन करना, जिससे विद्यार्थियों जब यह कार्य होता है यानी रक्तचाप को बढ़ाना तथा सोडियम आयन का रिटेशन करना, तथा जिससे मेन इंपॉर्टेंट यह समझे पेशाब की मात्रा में कमी हो जाती है तथा गुर्दों द्वारा जल के पुनः अवशोषण करने की क्रिया का नियमन होता है। कितना इंपॉर्टेंट कार्य है इसके द्वारा। अब ऑक्सीटोसिन को नोट कर लें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके द्वारा गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन किया जाता है तथा प्रसव के पश्चात रक्तस्राव को कम करने में सहायक होता है तथा यह माता के स्तनों में स्थित दूध को बाहर निकालने की क्रिया को उत्तेजित करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। तो विद्यार्थियों पश्च पीयूष ग्रंथि में कोई हार्मोन्स नहीं, मतलब खुद नहीं बनाता, लेकिन कार्य तो होता है ना, और यह इसमें लाया जाता है। यानी पश्च पीयूष में किसी भी प्रकार का हार्मोन स्राव नहीं होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन्स का संग्रह तथा मुक्ति होती है, यानी रिलीज होता है, जो इसके अंदर आता है। और इसमें हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम के द्वारा हार्मोन्स लाया जाता है। और जो हार्मोन्स लाया जाता है वो कितने प्रकार के हैं? वेसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन। इसके यानी दो मुख्य कार्य हैं, यानी कि दो मुख्य हार्मोन्स लाए जाते हैं, उनके अनुसार यह कार्य करता है। और मध्यपिंड में विद्यार्थियों, मध्यपिंड को एडेनोफाइसिस के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। और यह इसके द्वारा यानी इस पिंड की कोशिका द्वारा मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी एक स्राव होता है। और इसमें कोई स्राव नहीं होता, लेकिन कार्य होता है दूसरे के द्वारा लाए हुए हार्मोन्स में के द्वारा। तो विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा किसमें हार्मोन्स थे? अग्र पीयूष में थे, लेकिन फिर भी अग्र और मध्य और ये जो है पश्च, ये कहाँ से आते हैं? पीयूष ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पीयूष ग्रंथ से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप इन सभी में टिक करना है। अगर मध्य और पश्च से पूछा जाएगा तो आपको अलग अलग बताना है, क्योंकि ज़्यादातर आपको इसी तरह पूछा जाएगा कि मतलब पीयूष ग्रंथ से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कौन से स्राव, कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है, या हार्मोन से जो हार्मोन है इसका कार्य क्या है, बस इतना पूछा जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन सामने आता है तो उसमें लिखा रहेगा कि मतलब ये कितने प्रकार की ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने प्रकार हैं, यानी कितने भागों में विभाजित है, तो उसमें 3 भागों में विभाजित हैं, अगर मध्य पश्च। लेकिन अगर जो है इसमें फिर हार्मोन्स कितने कौन से किस प्रकार से निकलते हैं वो उसका नाम जरूर लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। हाँ, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन इस तरह कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपकी कभी समझ में ही ना आए। लेकिन आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, अगर एक बार में ना समझ में आए 2-3 बार अवश्य देखना, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान आ जाए, मतलब याद रहेगा। और इसको लर्न भी कर लें, क्योंकि अगर 1-2 बार देखेंगे ठीक है, कुछ दिन तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल भी जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले इसको समझिए, क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है। इन हार्मोन्सों को समझना आवश्यक है, इन ग्लैंड को समझना आवश्यक है। और जो ग्लैंड है उनको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 38 से 39 मिनट लगभग हो ही, यानी 39 मिनट का ये वीडियो हो ही गया है, तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उन सभी को अगले भाग में बताने वाली हूँ। तो विद्यार्थियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और खुद देखिए, लेकिन दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करिएगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।